पिछले वीडियो में आपको पर्यावरण से संबंधित जो भी प्रदूषण का जो भी वीडियो आपको दिया गया था, जल प्रदूषण का वीडियो था, उसमें कुछ लास्ट में कुछ शेष अवशेष रह गया था। तो पहले हम जल प्रदूषण को पूरा कर लेते हैं। इसके बाद जो भी नेक्स्ट जो भी पॉल्यूशंस होंगे उनके बारे में आपसे विस्तृत वार्तालाप की जाएगी। तो लास्ट के टॉपिक कुछ थे जो वाटर पॉल्यूशन से संबंधित थे, तो पहले उनको पूरा कर देते हैं। उसी के बाद फिर आगे जो नेक्स्ट जो अन्य पॉल्यूशंस होंगे, तो ऐसा करना है कि जल में उपस्थित धातुएं, जल में उपस्थित धातुएं कौन सी धातुएं हैं, यहाँ आ जाएगा। और इससे संबंधित कौन कौन से रोग होते हैं, तो रोग की चूँकि लिस्ट यहाँ पर हम आपको दे रहे हैं, इसके पहले भी कुछ रोग आपको बता दिए गए हैं। तो एट लास्ट में हम आपको एक लिस्ट दे रहे हैं। तो मरकरी, जस्ता, कैडमियम, मरकरी, जस्ता, कैडमियम, ये जल में घुले हुए से कौन से रोग होंगे, आगे आपको लिस्ट बना दी जाएगी। सीसा हो गया है, नाइट्रेट हो जाएगा। इसके अलावा आर्सेनिक और फ्लोराइड, ये जल में घुलनशील धातुएं हैं। इनसे संबंधित कौन से रोग जो मोस्टली जो मानव के लिए समस्याएं उत्पन्न होती हैं, वो कौन कौन से रोग उत्पन्न हो सकते हैं या क्या क्या समस्याएं उत्पन्न होती हैं मानव के लिए, तो ये मोस्टली धातुएं हैं। इनसे संबंधित रोग कौन कौन से हैं, तो एक मिनीमाता नाम का रोग है जो मरकरी, मिनीमाता इम्पोर्टेंट है, मिनीमाता रोग है। और एक रोग है ड्रॉपसी। ये जो रोग हैं, मरकरी या जो मरकरी होता है, जो Hg हाइड्रोगाइनीशियम होता है, ठीक है, या पारा होता है, तो यह जल में घुलनशील धातु है। इससे मोस्टली जो रोग होता है वो मिनी माता रोग होता है। और सबसे पहले जो मिनी माता रोग है वो जापान में फैला था, और जापान में भी यह रोग सबसे पहले मछलियों में फैला था। तो मिनी माता नाम का एक रोग है जो मरकरी की अधिकता से होता है। उसके बाद जो अगला है जस्ता है, तो उससे डिक्लेशिया नाम का एक रोग है। जस्ता में डिक्लेशिया नाम का एक रोग है जो जस्ता की उपस्थिति से या जल में घुलनशील जस्ता से होता है। जो कैडमियम है, इससे इम्पोर्टेंट है रोग इटाई नाम का एक रोग है। इटाई नाम का एक रोग है जो जल में कैडमियम की उपस्थिति या जल में कैडमियम की अधिकता से हो सकता है। और उसके अलावा जो सीसा है, तो सीसा से जो मोस्टली रोग होता है, कभी आपको बताया होगा एनीमिया, सर दर्द, मांसपेशियां कमजोर, दांत कमजोर, ये जो रोग हैं वो सीसा की उपस्थिति से होते हैं।
और नाइट्रेट की उपस्थिति से आपको बताया होगा ब्लू बेबी सिंड्रोम नाम का एक रोग होता है जिससे पूरा शरीर नीला पड़ जाता है। ब्लू बेबी सिंड्रोम नाम का एक रोग है जिसमें शरीर नीला पड़ जाता है। तो ब्लू बेबी जो सिंड्रोम है वो नाइट्रेट की अधिकता से होता है। उसके बाद आर्सेनिक को आपको कल ही बताया होगा काला पैर रोग है या ब्लैक फीट नाम का एक रोग है। जो फ्लोराइड है इससे फ्लोरोसिस, कल ही आपको बताया होगा फ्लोरोसिस नाम का एक रोग होता है। फ्लोरोसिस नाम का एक रोग होता है। तो यहाँ पर जल में घुलनशील जो धातुएं हैं उनसे जो मोस्टली होने वाले जो डिसीज हैं या जो रोग हैं वो एक लिस्ट बना करके आपको दे दी है और ये लिस्ट है इम्पोर्टेंट है। इनमें से कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मरकरी, कैडमियम, नाइट्रेट और नीचे के दोनों। तो मरकरी मिनीमाता, बाकी के रोग आपको नीचे लिस्ट बना दी गई है। तो ये जो जल प्रदूषण से संबंधित जो लास्ट के जो टॉपिक हैं उन पर चर्चा की जा रही है। इसी क्रम में एक टॉपिक है जो जल प्रदूषण से ही संबंधित है, पादप जैव उपचार। पादप जैव उपचार, इसी क्रम में एक टॉपिक है पादप जैव उपचार। पादप जैव उपचार, ठीक है। तो अब जो वनस्पति के माध्यम से या जो जैव हैं सूक्ष्म जीवों के माध्यम से बहुत सारी बीमारियों का उपचार किया जाता है या बहुत सारे प्रदूषण का उपचार किया जाता है। तो इसमें पादप जैव उपचार में एक तो वनस्पति का प्रयोग करेंगे और दूसरा करेंगे सूक्ष्म जीवों का प्रयोग करेंगे। इनका प्रयोग करके प्रदूषण को हटाना है। तो इसी विधि को कहा जाता है पादप जैव उपचार, यानी कि वनस्पति का प्रयोग करके सूक्ष्म जीवों का, बैक्टीरिया जैसे सूक्ष्म जीवों का प्रयोग करके और जो भी प्रदूषण हैं उनको हटाने की या उन प्रदूषक तत्वों को हटाने की जो प्रोसेस है उसको कहा जाता है पादप जैव उपचार के नाम से इसे जाना जाता है। तो इसमें से एक तो क्या है कि मोस्टली जो प्रत्यक्ष रूप से वनस्पति का प्रयोग किया जाता है, एक हो गया है। मोस्टली इसमें जो इन सीटू मेथड आया होगा पहले कभी, इन सीटू मेथड, तो इन सीटू मेथड में मोस्टली जो पादप जैव उपचार होता है तो इन सीटू मेथड में से मुख्य रूप से इन सीटू मेथड में प्रदूषकों को हटाने मोस्टली जल प्रदूषकों को हटाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। अब प्रयुक्त क्या किया जाएगा, एग्जाम्पल में मोस्टली हो जाएगा, मॉस हो जाएगा, तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो पादप जैव उपचार का मतलब है वनस्पति या सूक्ष्म जीवों के माध्यम से जल प्रदूषकों को हटाने की विधि को या हटाने की प्रक्रिया को पादप जैव उपचार के नाम से जाना जाता है। इसमें मोस्टली प्रत्यक्ष रूप से वनस्पति का प्रयोग किया जाता है और यह जो विधि है मोस्टली जो इंस्टीट्यूट मेथड आया होगा उसमें जल प्रदूषकों को हटाने के लिए जो मॉस होता है, सूक्ष्म जो वनस्पति होती है, इसका प्रयोग
किया जाता है। तो ये जो पूरी प्रक्रिया होती है इसको कहा जाता है पादप जैव उपचार के नाम से इसे जाना जाता है। और इसी क्रम में अब एक जो लास्ट का टॉपिक बचता है वो है ऑयल जैपर। ऑयल जैपर ऑयल जैपर तो इसी के अंतर्गत एक प्रोसेस और आती है ऑयल जैपर। ऑयल जैपर तो ऑयल जैपर का मतलब ये हुआ कि जो तेल रिसाव, खनिज तेल का रिसाव, तेल रिसाव, यदि समुद्री क्षेत्रों में तेल का रिसाव हो जाता है और जो तेल होता है वो जल से हल्का होता है और ऊपरी सतह पर ये तैरता रहता है। अब इसको कैसे तोड़ा जाए, इसके लिए ऑयल जैपर का प्रयोग किया जाता है। तो ऑयल जैपर जो एक टेरी नाम की एक संस्था है, मतलब इसमें क्या है कि तेल रिसाव से छुटकारा पाने के लिए बैक्टीरिया का उपयोग किया जाता है। तो तेल रिसाव से छुटकारा पाने के लिए बैक्टीरिया का प्रयोग किया जाता है और उसी प्रक्रिया को कहा जाता है ऑयल जैपर के नाम से इसे जाना जाता है। 1974 में एक टेरी नाम की एक संस्था है, टाटा की है, टेरी नाम की संस्था ने इस प्रकार का एक प्रोसेस इसने अपनाई थी, टेरी नाम की एक संस्था ने। तो उसने सबसे पहले इसी का ऑयल जैपर का सबसे पहले प्रयोग किया गया था, या उसने सबसे पहले ऐसा बैक्टीरिया का निर्माण किया था जिससे तेल रिसाव को कम किया जा सके, या तेल रिसाव जो हुआ है उसमें तेल के अणुओं को तोड़ा जा सके। इसी के लिए एक स्यूडोमोनास नाम का एक बैक्टीरिया है, स्यूडोमोनास नाम का भी एक बैक्टीरिया है। इसका प्रयोग भी जलीय सतह पर फैले हुए जो तेल की परत है, जो खनिज तेल की परत है, पेट्रोलियम की जो परत है, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना या उसको समाप्त करने के लिए एक और बैक्टीरिया का प्रयोग किया जाता है जिसका नाम है स्यूडोमोनास। एक बैक्टीरिया और है। इसी तरह से जो DRDO एक संस्था है, सेंट्रल गवर्नमेंट की संस्था है DRDO ने एक बायो टॉयलेट बनाया है, बायो टॉयलेट बनाया है। इस बायो टॉयलेट जो DRDO संस्था है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की संस्था है, इसने एक बायो टॉयलेट का निर्माण किया है जिसमें एरोबिक नामक एक बैक्टीरिया का प्रयोग किया है। ठीक है, बैक्टीरिया का प्रयोग किया है। अब इस बैक्टीरिया का प्रयोग किया है तो जो बायो टॉयलेट है, इस बायो टॉयलेट में यानी कि जो मल है, इस मल को ये तोड़ देता है, जल में तोड़ देता है, और एक गैस है जो CH4 या मीथेन गैस है, इसमें ये तोड़ देता है। तो जल और मीथेन गैस में तोड़ने की एक प्रोसेस विधि बन गई है जिसको नाम दिया गया है बायो टॉयलेट। और एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है एनरोबिक बैक्टीरिया का प्रयोग DRDO नामक संस्था ने इसका प्रयोग किया है और बायो टॉयलेट का निर्माण किया है। तो इस प्रकार से ये मल को परिवर्तित करने की एक ये प्रोसेस है या प्रक्रिया है। तो जो ऑयल जैपर है सबसे पहले टेरी नामक संस्था ने बनाया था। तो जो इसमें बैक्टीरिया का प्रयोग इसने किया था, या तेल रिसाव से संबंधित जो भी सूक्ष्म जीव का प्रयोग किया जाता है उसमें मोस्टली जो बैक्टीरिया का ही प्रयोग किया जाता है, या जो जैविक पदार्थ होते हैं उनको उनका निम्नीकरण करने के लिए, उनको अपघटित करने के लिए
बैक्टीरिया का प्रयोग किया ही जाता है। तो ये जो टॉपिक्स थे, ये आपके जो टॉपिक हैं जल प्रदूषण से संबंधित ये टॉपिक थे। जल प्रदूषण के अंतर्गत जो जल में कार्बनिक पदार्थों या एक दो तीन पॉइंट है वो लिख लीजिएगा, दो तीन पॉइंट है उसको नोट कर लीजिएगा। केंद्रीय गंगा प्राधिकरण, केंद्रीय गंगा प्राधिकरण, गंगा प्राधिकरण की स्थापना 1985 में की गई थी। केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना 1985 में की गई थी। अगला पॉइंट, जल में कार्बनिक तत्वों का मापन, कार्बनिक तत्वों का मापन क्रोमैटोग्राफी के नाम से उसे जाना जाता है। तो ये क्रोमैटोग्राफी है। तो जो जल में घुलनशील जो कार्बनिक तत्व हैं उनको अलग करने की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, उसको कहा जाता है क्रोमैटोग्राफी के नाम से इसे जाना जाता है। अगला पॉइंट लिख लीजिएगा, जलकुंभी को जलीय विषैले पदार्थों के अवशोषक के रूप में जाना जाता है, अवशोषक के रूप में जाना जाता है। चलिए, ये जल प्रदूषण से संबंधित। और लास्ट में जो मोस्टली आपको जानना है कि जल प्रदूषण का जो संबंध है, जल प्रदूषण से संबंधित कौन कौन से उपाय किए जा सकते हैं। तो एट लास्ट में हेडिंग डाल दीजिएगा उपाय या नियंत्रण के उपाय। ये लास्ट टॉपिक है नियंत्रण के उपाय। तो इसके बाद अगला प्रदूषण शुरू करेंगे, नियंत्रण के उपाय। पॉइंट बना लीजिएगा, औद्योगिक बहिस्रावन के विसर्जन पर निगरानी रखनी चाहिए। अगला पॉइंट, जल प्रदूषण का सर्वेक्षण किया जाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, उपचार हेतु सस्ती विधियों का अनुसंधान होना चाहिए या विधियों को विकसित किया जाना चाहिए। अगला पॉइंट, कृषि क्षेत्र में रासायनों का प्रयोग या रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग संतुलित रूप में किया जाना चाहिए। तो ये जो जल प्रदूषण है, इस टॉपिक को
विस्तृत रूप से गहराई से लिया गया है। इसी क्रम में वायु प्रदूषण आपका हो गया है, जल प्रदूषण आपका पूरा कंप्लीट हो गया है। इसी क्रम में जो अगले जो छोटे छोटे प्रदूषण हैं उन प्रदूषणों को आपको समझना है। तो जो अगला प्रदूषण है वो है जैव प्रदूषण। जैव प्रदूषण जैव प्रदूषण अगला टॉपिक है या अगला प्रदूषण है। ठीक है, ज़्यादा विस्तार इसका है नहीं है। मतलब जो सूक्ष्म जीव होते हैं, जैसे सूक्ष्म जीव, सूक्ष्म जीव का मतलब हुआ बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, प्रोटोजोअन्स, इनके माध्यम से, सूक्ष्म जीवों के माध्यम से बहुत सारे रोग या महामारी स्तर पर फैलते हैं। यानी कि महामारी स्तर पर फैलते हैं। महामारी स्तर पर ये जब रोग फैलते हैं तो इससे जीव जंतु, मानव, विभिन्न प्रकार की वनस्पति, विभिन्न प्रकार की फसलें, ये जब प्रभावित होती हैं, मतलब ये प्रभावित होती हैं या बृहद स्तर पर विनाश होता है, तो इसी को नाम दिया जाता है जैव प्रदूषण के नाम से इसे जाना जाता है। तो इनकी रोग कारक जो भी सूक्ष्म जीव हैं, इनके माध्यम से बृहद स्तर पर विनाश होता है, चाहे जीव जंतुओं का हो, चाहे मानव का हो, वनस्पति का हो, या विभिन्न प्रकार के जो फल सब्जियां हैं या फसलें हैं, इनका बृहद स्तर पर विनाश होना ही जैव प्रदूषण के नाम से इसे जाना जाता है। जैसे रोग होगा एंथ्रेक्स, प्लेग, चेचक, या बहुत सारे रोग हो जाएंगे जो मानव से संबंधित होंगे जो रोग, इनके द्वारा क्योंकि बहुत सारे रोग फैलते हैं। जैसे तो हो गया है कि जो कोरोना था या कोरोना रोग हो गया है, ठीक है, बृहद स्तर पर फैला था। इसके अलावा खसरा रोग भी होता है। एंथ्रेक्स जो भेड़, जो मोस्टली भेड़ और बकरियों में ये फैलता है ये रोग, ठीक है। एक सॉर्स नाम का एक रोग होता है जो मोस्टली यानी कि मुर्गियों में फैलता है, ठीक है। और इसके अलावा जो बहुत सारे रोग होते हैं जो वनस्पति या फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। तो कोरोना, खसरा, एंथ्रेक्स, सॉर्स एक रोग है, और भी होंगे जैसे एंसेफ्लाइटिस हुआ, ठीक है, तो एंसेफ्लाइटिस हुआ, डेंगू हुआ। तो ये ऐसे रोग हैं जो बृहद स्तर पर मानव को प्रभावित करते हैं। तो जो ऐसे रोग होते हैं जो सूक्ष्म जीवों के माध्यम से फैलते हैं और बृहद स्तर पर विनाश होता है या नुकसान होता है, तो उसे ही नाम दिया जाता है जैव प्रदूषण के नाम से इसे जाना जाता है। तो इसी क्रम में जो जैव प्रदूषण है, इसी क्रम में चूँकि बहुत सारे प्रदूषण हैं, तो अभी तक 3 प्रदूषण आपको पढ़ा दिए गए हैं। इसी क्रम में आगे जो अगला प्रदूषण है जैव प्रदूषण के अलावा नाभिकीय प्रदूषण, इंपॉर्टेंट है ये, नाभिकीय प्रदूषण। नाभिकीय प्रदूषण
ये नाभिकीय प्रदूषण है। नाभिकीय प्रदूषण, तो नाभिकीय प्रदूषण में इसके पहले हमने एक जल प्रदूषण में आपको यूरेनियम प्रदूषण बताया था, तो वह प्रदूषण जल से संबंधित है। यूरेनियम में यूरेनियम की कितनी मात्रा जल में घुली हुई है, अधिक मात्रा जल में घुल जाएगी तो उसे यूरेनियम जल प्रदूषण के नाम से जाना जाएगा। लेकिन जो नाभिकीय प्रदूषण है, तो नाभिकीय प्रदूषण में चूंकि मोस्टली दो ही प्रकार का होगा, एक तो प्राकृतिक होता है, और जो दूसरा होता है वो मानव जनित होता है। ये मानव जनित ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मानव जनित। और एट लास्ट में हमें जानना है कि इसका प्रभाव क्या होगा, तो प्रभाव में मोस्टली जानना है। तो प्राकृतिक प्रदूषण, नाभिकीय प्रदूषण के अंतर्गत पृथ्वी की जो आंतरिक सतह है या पृथ्वी का जो क्रस्ट है, उसमें प्राकृतिक रूप से जो रेडियो सक्रिय तत्व हैं, रेडियो एक्टिव तत्व हैं, इनसे ये स्वतः विखंडित होते रहते हैं, ये स्वतः विखंडित होते रहते हैं। और अल्फा, बीटा, गामा जैसी जो किरणें होती हैं, इनको प्रकृति में ये प्राकृतिक रूप से ये गैस या जो किरणें होती हैं प्राकृतिक रूप से स्वतः ही निकलती रहती हैं, लेकिन इनका इतना प्रभाव नहीं होता है। दूसरा, सूर्य से आने वाला जो प्रकाश है या सनरेस है, इन सनरेस में बहुत सारी विद्युत चुंबकीय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेस होती हैं वो पाई जाती हैं। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेस होती हैं, जिनके अंतर्गत जैसे मोस्टली मान लीजिएगा कि जो रेसेस होती हैं उनमें जैसे गामा किरणें, एक्सरे हो गया है, अल्ट्रावायलेट रे हो गया है, इंफ्रारेड हो गया है, और जो आर्डर रेडियो वेव होते हैं ये हो गया है। तो ये जो होती हैं, जो इसके अलावा दृश्य प्रकाश भी होता है, लेकिन उसका प्रभाव मानव पर नहीं पड़ता है। तो जो विद्युत चुंबकीय तरंगें जो सूर्य के प्रकाश में पाई जाती हैं, वो सूर्य से होकर के अंतरिक्ष से होते हुए, वातावरण से होते हुए पृथ्वी की सतह तक पहुंच जाती हैं। तो इतना ज़्यादा इनका प्रभाव नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इन किरणों का अवशोषण समताप मंडल में जो ओजोन गैस नाम की एक जो ओजोन गैस की परत है, उसके द्वारा जैसे अल्ट्रावायलेट जो रेस होती हैं या जो परावैंगनिक किरणें होती हैं, उनका अवशोषण कर लिया जाता है। तो इतना अधिक प्रभाव प्राकृतिक रूप से नहीं पड़ता है। लेकिन यदि मानवीय गतिविधियाँ बढ़ जाती हैं, जो मानवीय गतिविधियाँ हैं, इनका प्रभाव चूँकि ज़्यादा होता है, तो प्राकृतिक प्रभाव उतना ज़्यादा नाभिकीय प्रदूषण में नहीं है जितना प्रभाव मानव जनित प्रदूषण में है। अब मानव ने रेडियो सक्रिय तत्वों का प्रयोग किया अपने लाभ हेतु या अनुसंधान के लिए या तकनीकी विकास के लिए। मानव ने रेडियो सक्रिय तत्वों का प्रयोग किया। अब रेडियो सक्रिय तत्वों का प्रयोग किस रूप में किया कि या तो उसने यानी कि परमाणु रिएक्टर लगाए हैं, परमाणु भट्टी ये लगाई है, परमाणु बम का निर्माण किया है, परमाणु या अणु बम का इसने निर्माण किया है, ठीक है, बहुत सारी मिसाइलें बनाई हैं, ठीक है, बहुत सारे बम गोला बारूद का प्रयोग किया है, या औषधि क्षेत्र में समस्थानकों का प्रयोग किया है, ठीक है, समस्थानकों का प्रयोग किया है। इसके अलावा
नाभिकीय बहुत सारे प्रयोग भी किए हैं। तो इन सब से हुआ क्या कि इन सब में क्योंकि मानव ने रेडियो सक्रिय तत्वों या रेडियोधर्मी तत्वों का प्रयोग किया। जब प्रयोग किया तो बहुत सारे ऐसे तत्व निकले या ऐसी रेसेस निकली जो मानव के लिए बहुत ही हानिकारक होती हैं। त्वचा कैंसर, स्किन कैंसर, ये सभी प्रभाव में आ जाएगा। तो इन सब के परिणाम स्वरूप इनका प्रयोग किया तो एट लास्ट में क्या आ गया है, नाभिकीय प्रदूषण की समस्या उत्पन्न हुई। नाभिकीय प्रदूषण की समस्या उत्पन्न हुई। अब इसका प्रभाव क्या पड़ा, मतलब इनका प्रभाव क्या पड़ा, तो चर्म रोग हुआ, जीन में परिवर्तन, ब्लड कैंसर, बोन कैंसर, ये मोस्टली इसका प्रभाव है। यानी स्किन कैंसर, बोन कैंसर, ब्लड कैंसर और जीन परिवर्तन या जीन में परिवर्तन हुआ। तो ये प्रभाव पड़ता है। जैसे कि 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध के समय जो सेकंड वर्ल्ड वार, द्वितीय विश्व युद्ध के समय, ठीक है, यूएसए ने जापान पर बम गिराया। और जो बम था, क्योंकि 2 बम गिराए थे उसने, एक बम तो गिराया था उसने यानी कि 6 अगस्त 1945 में पहला, क्योंकि जो हिरोशिमा पर गिराया था, हिरोशिमा नामक एक शहर था, उस पर गिराया था। फिर 9 अगस्त 1945 में भी जो दूसरा बम गिराया था वो जापान का ही शहर है नागासाकी। ये नागासाकी नाम के शहर पर गिराया गया था। और इन दोनों बमों में यूएसए के माध्यम से प्लूटोनियम का प्रयोग किया गया था। जो बम गिराया गया था उस बम में प्लूटोनियम का प्रयोग किया गया था। ठीक है, ये रेडियो सक्रिय तत्व है, उसका प्रयोग किया गया था। तो 1945 में बमबारी की गई थी और जिन शहरों पर गिराए गए थे उन शहरों की जनसंख्या जो प्रारंभ में जीन में परिवर्तन हो गया, यानी कि आनुवांशिक स्तर पर जो परिवर्तन हुआ है वो जीन में परिवर्तन हुआ है। तो वहाँ जो वर्तमान में पीढ़ी, जो आने वाली पीढ़ी है या जो न्यू जनरेशन्स है वो विकलांग पैदा हो रही है या शरीर से संबंधित बहुत सारी विकृतियाँ उत्पन्न हो रही हैं या उस प्रकार के बच्चे पैदा होते हैं। तो ये प्रभाव है नाभिकीय प्रदूषण का, यानी कि परमाणु बम का ये प्रभाव है। तो इसी क्रम में स्किन कैंसर, बोन कैंसर, ब्लड कैंसर और जीन में परिवर्तन हो जाता है। तो जो रेडियोधर्मी तत्वों के माध्यम से या रेडियो सक्रिय तत्वों के माध्यम से जो प्रदूषण होता है उसे नाभिकीय प्रदूषण के नाम से जाना जाता है। भारत के केरल में सबसे ज़्यादा नाभिकीय प्रदूषण की समस्या उत्पन्न हो रही है। तो भारत के केरल में, ठीक है, प्रभाव में तो ये हो गया है, भारत के केरल में ज़्यादा प्रदूषण है। ठीक है, केरल में जो नाभिकीय प्रदूषण है वो ज़्यादा है। इसके अलावा जो 1945 में जो घटना घटी, उसके अलावा एक घटना चेरनोबिल घटना है जो 1986 में घटी थी, चेरनोबिल घटना। तो इससे संबंधित है, क्योंकि एक चेरनोबिल घटना है
पहली घटना है 3 माइल घटना। 3 माइल एक घटना है जो यूएसए से संबंधित है। 1979 में ये घटना घटी थी। ठीक, दूसरी जो घटना है वो इम्पोर्टेंट घटना है। चेर्नोबिल नाम की घटना है, 1986 में घटित हुई थी और यूक्रेन पहले जो भाग था वो यूएसएसआर का भाग था, लेकिन बाद में यूएसएसआर का विभाजन हुआ, पार्टीशन हुआ, तो यूक्रेन एक अलग देश बन गया। तो यूएसएसआर था उस समय, जिस समय घटना हुई थी। तो चेर्नोबिल नाम की एक घटना है। ठीक है, तो ये घटना 1986 में घटित हुई थी। तो उस समय यूएसएसआर था, लेकिन वर्तमान में क्या है, वर्तमान में यूक्रेन एक अलग देश है। और वर्तमान में रसिया और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध है वो लगभग 3 वर्ष हो गए हैं। 3 वर्षों से लगातार युद्ध चल रहा है। दोनों देशों की तरफ से बहुत सारे रासायनिक हथियारों का प्रयोग किया जा रहा है। तो ये भी एक प्रदूषण के रूप में भी ही है। और ये प्रदूषण, वायु प्रदूषण या अन्य प्रकार के जो भी प्रदूषण हैं वो तो लागू होंगे ही, लेकिन बृहद स्तर पर मानव इससे प्रभावित हो रहा है। तो एक प्रकार से जैव प्रदूषण भी इसको माना जा सकता है। तो ये जो घटनाएं हुई हैं, तो ये जो घटना है रेडियो सक्रिय तत्वों को रोएंटगन इकाई है इसकी, रेडियो सक्रिय तत्वों की जो इकाई है वो रोएंटगन है। इसी से यूरेनियम, थोरियम, ठीक है, पोलोनियम या प्लूटोनियम, इन जो रेडियो सक्रिय तत्व हैं इनको मापा जाता है। तो रेडियो सक्रिय तत्वों की जो मापक इकाई है वो क्या है, वो रोएंटगन है। भारत में केरल राज्य सबसे ज़्यादा प्रभावित है, किससे, नाभिकीय प्रदूषण से। तो विश्व में जो भी देश हैं जो रेडियो सक्रिय तत्वों का प्रयोग बम, परमाणु बम या इनके बनाने में, या जो परमाणु रिएक्टर है इनके बनाने में प्रयोग करेंगे, तो उस क्षेत्र में निश्चित ही है कि मोस्टली जो होगा वो इस प्रकार का प्रदूषण, नाभिकीय प्रदूषण वहाँ पर फैलेगा। तो इसी क्रम में नाभिकीय प्रदूषण, इसी क्रम में जो ध्वनि प्रदूषण है वो ध्वनि प्रदूषण के बारे में आपसे वार्तालाप इसी क्रम में हो रही है। तो आइएगा, जो ध्वनि प्रदूषण है, ध्वनि प्रदूषण के बारे में देख लेते हैं क्या है ध्वनि प्रदूषण। तो आपको जो अभी तक प्रदूषण के बारे में जानकारी दी गई है, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण के साथ साथ में जैव प्रदूषण, नाभिकीय प्रदूषण, इसी क्रम में प्रदूषण जो है वो ध्वनि प्रदूषण इम्पोर्टेंट है। ध्वनि प्रदूषण जो अगला प्रदूषण है वो ध्वनि प्रदूषण, साउंड पॉल्यूशन। हाँ, जो नेक्स्ट प्रदूषण आइएगा ध्वनि प्रदूषण।
ध्वनि प्रदूषण, साउंड पॉल्यूशन या ध्वनि प्रदूषण। तो ध्वनि प्रदूषण मतलब किसी वस्तु से जनित आवाज को, किसी वस्तु से जनित आवाज को ध्वनि कहा जाता है। किसी वस्तु से या वस्तु से जनित या उत्पन्न जनित आवाज को, ठीक है, आवाज को एक नाम दिया जाता है, उसे ध्वनि कहा जाता है। ठीक है, तो किसी वस्तु से जनित जो आवाज होती है तो उसे ध्वनि के नाम से जाना जाता है। अब यदि इस ध्वनि की तीव्रता बढ़ जाए तो उसे नाम दिया जाता है शोर। और यदि शोर की तीव्रता बढ़ जाए तो फिर उसे नाम दिया जाता है ध्वनि प्रदूषण, उसे नाम दिया जाता है। तो अब हमें इसे ध्वनि प्रदूषण को जानना है। तो किसी वस्तु से जनित आवाज को ध्वनि कहा जाता है। यदि ध्वनि की इनकी आवाज को ध्वनि कहा जाता है, ध्वनि की तीव्रता बढ़ जाए तो शोर, और शोर की तीव्रता बढ़ जाए तो उसे ध्वनि प्रदूषण के नाम से जाना जाता है। चूँकि जब ध्वनि तरंगें चलती हैं तो उनका एक आयाम के ऊपर डिपेंड करता है। आयाम यानी कि निश्चित है, ये ध्वनि तरंग है। ध्वनि तरंग का यदि आयाम, ठीक है, आयाम निश्चित है तब तो उसमें से आयाम निश्चित है तो एक यानी कि स्वर के रूप में वो निकलेगा। तो जैसे संगीत होता है तो संगीत में जैसे करके संगीत होता है, तो संगीत में जो ध्वनि तरंग होती है, ध्वनि तरंग का जो आयाम होता है वो एक निश्चित होता है। तो एक स्वर निकलता है और स्वर में किसी प्रकार का कोई शोर, भले ही उसकी तीव्रता ज़्यादा हो लेकिन स्वर उत्पन्न होता है। तो जैसे संगीत होते हैं। अब लेकिन जो वर्तमान के संगीत हैं उनमें ये जो आपको संगीत शब्द दिया गया है, ये जो संगीत मिलेंगे आपको जो पुराने जो गाने हैं इनमें संगीत बहुत ही सुरीला रहता है। तो जितने भी पुराने गाने हैं, चाहे उनकी तीव्रता को आप डेसिबल में कितना भी बढ़ा लीजिएगा, लेकिन आपको शोर या जो ध्वनि प्रदूषण जैसा नहीं लगेगा। लेकिन यदि आयाम निश्चित है, ठीक है, ये आयाम निश्चित है, ये आयाम निश्चित नहीं है तो ये ध्वनि तरंग है। ठीक, अब ये इसका जो आयाम है, आयाम कैसा हो गया है, आयाम अनिश्चित हो गया है, ये अनिश्चित हो गया है। तो आयाम अनिश्चित होने से फिर जो तीव्रता होगी वो ध्वनि प्रदूषण के रूप में उत्पन्न होगी। ठीक है, अब वो ध्वनि प्रदूषण, तो जो वर्तमान के जो बॉलीवुड के जो भी गाने हैं वो हमें लगता है कि वो ध्वनि प्रदूषण के अंतर्गत ही उनको रखा जाना चाहिए, क्योंकि उनमें आयाम निश्चित नहीं है, संगीत का स्वर ताल ये कुछ उसमें है नहीं है, केवल फूहड़ गाने हैं। तो जो पुराने संगीत यदि आप सुनिएगा, गज़ल सुनिएगा या बॉलीवुड के गाने सुनिएगा, तो उनमें एक निश्चित आयाम है, वो संगीत के रूप में है। लेकिन ध्वनि जो प्रदूषण होता है वो आयाम निश्चित हो जाता है, जिस कारण से ध्वनि प्रदूषण जैसे लगते ही हैं। ठीक है, बाकी तो ध्वनि प्रदूषण के जो मुख्य स्रोत हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं कि जो संगीत है या जो नए गाने हैं वो ध्वनि प्रदूषण के रूप में हैं। हाँ, लेकिन उनमें कोई लय, स्वर, ताल ऐसा नहीं है, तो ऐसा कहा जा सकता है कि वो ध्वनि प्रदूषण के रूप में हो सकते हैं। अब जो ध्वनि, पहले हमें मोस्टली प्रदूषण को बाद में समझेंगे, पहले हमें मोस्टली ध्वनि को ही समझना है
तो जो ध्वनि है वो ध्वनि क्या है, एक प्रकार की तरंग है। ध्वनि एक प्रकार की तरंग है, ध्वनि तरंग है। अब जो तरंग होती है तो पहले तो हम इसका इनकी परिभाषा समझ लेंगे कि जो ध्वनि होती है उसका मापन, जो ध्वनि तरंग होती है उसका मापन कितने रूपों में किया जा सकता है, या ध्वनि तरंग का अर्थ क्या है। तो ध्वनि तरंग का अर्थ तो आपको बता ही दिया गया है कि किसी वस्तु से जनित या कंपन के दौरान जो आवाज़ उत्पन्न होती है उसे ध्वनि कहा जाता है, मतलब ध्वनि तरंग के रूप में वो निकलती है। तो जो ध्वनि तरंग है वो यानी कि यांत्रिक तरंग होती है, पहले यांत्रिक तरंग के रूप में परिवर्तित हो जाती है। तो जो मापन है ध्वनि तरंग का मापन हम 3 रूपों में कर लेते हैं। तो ध्वनि तरंग का जो मापन होता है वो एक तो होती है श्रव्य तरंगें, पहले अपश्रव्य करिएगा, अपश्रव्य तरंगें, श्रव्य तरंगें, या जो दूसरा होता है वो पराश्रव्य तरंगें। ये 3 प्रकार की मोस्टली जो तरंगें होती हैं। तो अभी जो 3 प्रकार की तरंगें होती हैं इनका हमें मापन करना है। तो मतलब ऐसी तरंगें जिनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होती है, यानी कि ऐसी ध्वनि तरंगें जिनकी आवृत्ति फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम होती है, ऐसी तरंगों को अपश्रव्य तरंगें कहा जाता है। यह तरंगें मानव के द्वारा नहीं सुनी जा सकती हैं, यानी कि मानव सुनने योग्य नहीं, सुनने योग्य नहीं है, मतलब सुनी नहीं जा सकती, सीधी बात है, योग्य नहीं है, सुनी नहीं जा सकती हैं। ठीक, ऑडिबल नहीं है, मतलब इनको मानव के द्वारा नहीं सुना जा सकता है। ठीक है, इनके नहीं सुना जा सकता। अब आइएगा जो दूसरी है वो ऑडिबल साउंड वेव हैं। तो ऑडिबल साउंड वेव मापना है, आवृत्ति बढ़ा दीजिएगा 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 तक इनकी आवृत्ति होती है। तो ऐसी तरंगों को श्रव्य तरंगें, ऑडिबल साउंड के नाम से इनको जाना जाता है। अब ये जो तरंगें होती हैं मानव इनको सुन सकता है या मानव सुनने योग्य हैं। अब जो तीसरी जो तरंगें होती हैं वो पराश्रव्य तरंगें होती हैं। तो ऐसी तरंगें जिनकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है, ऐसी तरंगों को पराश्रव्य तरंगें कहा जाता है। यह तरंगें भी मानव इनको नहीं सुन सकता है, लेकिन कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़, गाय इन तरंगों को सुन सकते हैं। मतलब कुछ जानवरों के द्वारा इन तरंगों को सुना जा सकता है, लेकिन इन तरंगों का मानव के लिए उपयोग है जो तकनीकी क्षेत्र में है, जो रेडियो तरंगें हैं इनके क्षेत्र में है, अनुसंधान के क्षेत्र में है, समुद्रों की गहराई मापने में है, या जो अन्य क्षेत्रों में इनका उपयोग है। तो पराश्रव्य तरंगों का उपयोग चूँकि मानव के लिए है। तो ये तो हो गया है क्या, मापन हो गया है। 3 प्रकार से इनका मापन कर लेते हैं, श्रव्य, अपश्रव्य, श्रव्य और पराश्रव्य। चूँकि ध्वनि तरंगें जो होती हैं वो यानी कि हम इनका स्रोत देखें तो जैसे ठोस, द्रव और जो द्रव या जो गैस होती है, इनमें इनकी जो तीव्रता होती है वो यानी कि कम होती जाती है। यानी कि इनका जो संचरण होता है या जो तीव्रता होती है, जो संचरण होता है या जो गमन होता है वो ठोस में ज़्यादा होता है, द्रव में उससे कम होता है और गैसों में सबसे कम होता है। तो लेकिन जो ध्वनि है, हम आपसे जो वार्तालाप कर रहे हैं वो ध्वनि तरंग हमारे
मुंह से निकल रही है, तो चूंकि वायु में ही है, गैस में ही है, तो यदि इसकी तीव्रता या इसकी चाल देखी जाए तो चाल 332 मीटर पर सेकंड ये ध्वनि की चाल होती है। तो ये जो है वो वायु में ध्वनि की चाल है। निर्वात में चूंकि ध्वनि तरंग है, एक प्रकार से यांत्रिक तरंग है। यांत्रिक तरंगों के गमन के लिए, यांत्रिक तरंगों के गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, ठोस, द्रव या गैस। चूंकि यह तरंगें निर्वात में गमन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि निर्वात में माध्यम नहीं होता है, तो ये जो तरंगें होती हैं इनकी गमन के लिए, संचरण के लिए, संचलन के लिए किसकी, माध्यम की आवश्यकता होती है। और 332 मीटर प्रति सेकंड जो होता है इनका वेग होता है। ताप बढ़ने पर, आर्द्रता बढ़ने पर ध्वनि तरंग की तीव्रता भी बढ़ जाती है। तो यदि हम टेम्परेचर या जो ह्यूमिडिटी है, ह्यूमिडिटी को यदि बढ़ाते हैं तो ध्वनि, ठीक है, ध्वनि तरंग की इनकी तीव्रता जो होती है, वो चाल होती है, वो भी बढ़ जाती है। तो ताप का प्रभाव, आर्द्रता का प्रभाव जो ध्वनि तरंग है उसके समानुपाती होती है। यानी कि ताप अधिक हो, आर्द्रता अधिक हो, तो ध्वनि की जो संचरण करने की जो गति है वो या चाल है वो ज़्यादा हो जाती है। उत्पत्ति स्रोत से, जैसे ध्वनि है, ठीक है, ये किसी व्यक्ति ने उत्पन्न ध्वनि की, अब इसके चारों ओर समान रूप से चारों ओर, समान रूप से चारों ओर, यानी कि ये स्रोत है और श्रोता तक, ठीक है, जो श्रोता होता है उस तक समान रूप से ध्वनि चारों ओर फैलती है। तो ये तो बात हो गई है, यानी कि जो ध्वनि है या ध्वनि तरंग है इसके बारे में वार्तालाप हो गई है, ठीक है। तो ये ध्वनि तरंग के बारे में वार्तालाप हो गई है। तो जो ध्वनि तरंग है इसके आगे इसका अभी हमें इसका प्रभाव जानना है। प्रभाव के अलावा फिर हमें जो मोस्टली जानना है वो कौन कौन से उपाय हैं, वो हमें उपाय जानना है। तो जो ध्वनि, फिर उसके लास्ट में हम ध्वनि की जो तीव्रता होती है वो उसका मापन हम करेंगे। तो प्रभाव अभी हम बाद में इसका दिखाएंगे। पहले हमें WHO के अनुसार, जो WHO ने जो मानक तैयार किए हैं उन मानकों के अनुसार हमें देखना है किस क्षेत्र से कितनी डेसिबल, क्योंकि डेसिबल इसकी इकाई है, तो जो ध्वनि प्रदूषण या ध्वनि की जो तीव्रता होती है उसको डेसिबल में मापा जाता है, डेसिबल में मापा जाता है। तो हमें WHO के अनुसार देखना है, WHO के अनुसार कि WHO ने ऐसे कौन कौन से मानक तैयार किए हैं कि उस क्षेत्र में कितना प्रदूषण होना चाहिए, यानी कि तीव्रता का स्तर, यानी कि सामान्य रूप से, तो जो सामान्य है, तो सामान्य रूप से तो क्या है, सामान्य रूप से WHO ने जो ध्वनि की तीव्रता निर्धारित की है, दिन में 45 और रात में 35। तो जो दिन में निर्धारित की है वो 45 डेसिबल उसने निर्धारित की है, और जो रात में निर्धारित की है वो 35 डेसिबल उसने निर्धारित की है। तो इससे WHO ने ये मानक तय किया है कि यदि दिन में ध्वनि की तीव्रता है वो 45 डेसिबल है तो ध्वनि प्रदूषण नहीं होगा, और रात में 35 डेसिबल है तो कोई ध्वनि प्रदूषण नहीं होगा। लेकिन ध्वनि प्रदूषण विनियमन और नियंत्रण अधिनियम, ये तो WHO के अनुसार है, लेकिन भारत में ध्वनि प्रदूषण विनियमन और नियंत्रण अधिनियम जो लाया गया था, ध्वनि
प्रदूषण नियमन प्लस नियंत्रण एक अधिनियम लाया गया था 2002 में लाया गया था। यह अधिनियम इसको 2000 में ही लाया गया था, 2000 में ही लाया गया था। ये डेट पर नवीन करना। तो इसके अनुसार इसके जो अनुसार है क्या क्या होना चाहिए, किस क्षेत्र की ध्वनि तीव्रता कितनी होना चाहिए, तो इसके अनुसार है। तो इसके अंतर्गत केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड इसके अंतर्गत काम करता है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण जो बोर्ड है इसके अधीन कार्य करता है और ये मानक तय करता है कि किस क्षेत्र की ध्वनि तीव्रता कितनी होनी चाहिए। तो इसके अनुसार तो इनकी दिन का तो समय नहीं है, लेकिन रात में 10 बजे से 5 बजे का इसमें, क्योंकि रात का समय दिया है 10 से 5 बजे का इसने समय दिया है। तो इसके अंदर रात का तो हो गया, दिन में तो सुबह से ही हो जाएगा, यानी कि सुबह 6 बजे से रात में 10 बजे तक या शाम के 6 बजे तक। तो इसने जो मापदंड तय किए हैं, वो मापदंड तय क्या किए हैं कि जो औद्योगिक क्षेत्र है, औद्योगिक क्षेत्र दिन में हो जाएगा, रात में हो जाएगा। आवासीय क्षेत्र दिन में हो जाएगा, रात में हो जाएगा। शांत क्षेत्र ठीक दिन में हो जाएगा और रात में इसकी ध्वनि की तीव्रता हो जाएगी। और जो अगला है वो वाणिज्यिक क्षेत्र है, इसके अनुसार भी दिन और रात में हो जाएगा। तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, और ये भी आपको ध्यान रखना है कि ध्वनि प्रदूषण के लिए कोई मंत्रालय नहीं है, ध्वनि प्रदूषण के लिए कोई मतलब पृथक अधिनियम का या कोई ऐसा मंत्रालय नहीं है। वो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अंतर्गत ही काम करता है, जो वायु प्रदूषण के अंतर्गत आता है। तो अलग से कोई ऐसा बोर्ड स्थापित नहीं किया गया है, ये वायु प्रदूषण के अंतर्गत ही इसको रखा जाता है। अब देखिएगा जो क्षेत्र हैं, तो जो पहला है औद्योगिक क्षेत्र है, दिन में 75, रात में 70। औद्योगिक क्षेत्र में दिन में 75, रात में 70। तो डेसिबल वो इकाई है ये, ठीक है। ये औद्योगिक क्षेत्र का हो गया है। आवासीय क्षेत्र का देखेंगे तो दिन में 55 और रात में 45। आवासीय क्षेत्र का देखेंगे तो यानी कि जो दिन में होगा वो 55 dB हो जाएगा और रात में 45 dB हो जाएगा, डेसिबल हो जाएगा। अब जो कि मोस्टली हमें जानना है, शांत क्षेत्र का जानना है, तो शांत क्षेत्र के लिए 50 और 40 डेसिबल उपयुक्त है, यानी कि दिन में 50 dB डेसिबल और जो रात में है वो 40 डेसिबल है। अब जो लास्ट का जो बचता है, जो वाणिज्यिक क्षेत्र का है, वाणिज्यिक क्षेत्र में आएगा तो 65 और 55 का रेशियो लिया गया है। तो वाणिज्यिक क्षेत्र में दिन में 65 डेसिबल होना चाहिए और रात में 55 डेसिबल होना चाहिए। तो ये भारतीय केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है, उसके अनुसार इतना मापदंड तय किया गया है, किया गया है। तो इतना डेसिबल है दिन और रात का, तो इससे कोई प्रदूषण नहीं होगा, मतलब ये प्रदूषण के अंतर्गत नहीं आएगा। यदि तीव्रता
दिन या रात में डेसिबल में बढ़ जाती है, जो ये मानक तय किए गए हैं, इनकी यदि तीव्रता दिन और रात में बढ़ जाती है तब वो प्रदूषण के अंतर्गत उसे रख दिया जाएगा। तो औद्योगिक क्षेत्र के अनुसार तो इतना ही हो गया है। तो WHO के अनुसार तो 45 और 35 ही है। इससे ज़्यादा बढ़ेगा तो फिर प्रदूषण की श्रेणी में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार वो आ जाएगा। ठीक है। अब इसी क्रम में जो प्रभाव होता है, क्या क्या प्रभाव इसका पड़ सकता है, तो ये तो अभी केवल डाटा के रूप में दिए गए हैं। प्रभाव मोस्टली जो प्रभाव होगा क्या क्या पड़ सकता है, प्रभाव में देखिएगा, इसमें सामान्य, श्रवण संबंधी, मानसिक प्रभाव, 4 प्रकार से प्रभाव पड़ सकता है। सामान्य प्रभाव, दूसरा श्रवण संबंधी, प्रभाव, तीसरा मानसिक प्रभाव, और चौथा कर लेना शारीरिक प्रभाव। अब जो सामान्य प्रभाव, श्रवण संबंधी प्रभाव, मानसिक प्रभाव और शारीरिक प्रभाव, तो सामान्य प्रभाव में तो एक ही होगा कि नींद में बाधा उत्पन्न होगी, मतलब चिड़चिड़ापन एक, दूसरा नींद में बाधा। ठीक, लेकिन कब बाधा होगी, या तो WHO के अनुसार कर लीजिएगा, या जो शांत क्षेत्र केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने जो डाटा दिए हैं उसके अनुसार शांत क्षेत्र या आवासीय क्षेत्र में तीव्रता बढ़ जाए, दिन और रात के हमने आपको डाटा दे दिए हैं। तो सामान्य प्रभाव तो ये रहेगा, लेकिन प्रभाव का मतलब हुआ कि जो तीव्रता बढ़ जाए दिन और रात की, या तो आवासीय क्षेत्र में या फिर शांत क्षेत्र में। डाटा आपको दिन और रात के दे ही दिए गए थे। तो ये प्रभाव पड़ेगा चिड़चिड़ापन और नींद में बाधा। दूसरा आएगा श्रवण संबंधी प्रभाव, यदि उत्पन्न, श्रवण मतलब सुनना संबंधी प्रभाव कब उत्पन्न होगा, जब ध्वनि की तीव्रता 90 डेसिबल से अधिक हो जाए, तब उसे कहा जाएगा कि सुनने में बाधा उत्पन्न हो रही है, या श्रवण संबंधी प्रभाव इससे हो जाएगा। लेकिन कब ध्वनि की तीव्रता 90 डेसिबल से अधिक हो जाए तब वो श्रवण संबंधी प्रभाव उत्पन्न हो जाएगा। और इसी के साथ में जो मनोवैज्ञानिक प्रभाव है, मनोवैज्ञानिक प्रभाव का मतलब होगा कि डीजे यदि बज रहा है, या अभी हम एक लिस्ट बना देंगे डेसिबल में किसकी तीव्रता कितनी होती है। तो जो मनोवैज्ञानिक प्रभाव है उसमें मनोवैज्ञानिक प्रभाव में तो मोस्टली जो उसमें होगा कि उत्तेजना उत्पन्न तो होगी ही, लेकिन साथ में मांसपेशियों में तनाव, और साथ साथ में उत्तेजना उत्पन्न होगी। तो ये जो मानसिक जो प्रभाव है, मांसपेशियों में तनाव और उत्तेजना उत्पन्न होगी। अब इसी क्रम में जो शारीरिक रूप से है, शारीरिक रूप से ही ज़्यादा खतरनाक होता है, यानी कि जो हृदय से संबंधित है, हार्ट से संबंधित समस्या है,
हार्ट वाला पेशेंट तो डीजे बज रहा हो तो वहाँ के बगल से ना निकले, समस्या उत्पन्न हो जाएगी। हार्ट से संबंधित है, बीपी बढ़ जाएगा, हार्ट बीट बढ़ जाएगी, जो हृदय की जो धड़कन है वो बढ़ जाएगी, बीपी बढ़ जाएगा, अल्सर की समस्या भी हो सकती है, यहाँ तक कि गर्भपात की समस्या भी उत्पन्न हो सकती है। तो ये जो शारीरिक प्रभाव के अंतर्गत आएगा यह सबसे घातक होता है। तो जो शारीरिक और मानसिक दोनों घातक होते हैं, लेकिन जो आगे वाले दो हैं श्रवण संबंधी ये प्रभाव कम होते हैं। तो इसी क्रम में जो श्रवण संबंधी मानसिक और शारीरिक ये ध्वनि प्रदूषण का जो प्रभाव है ये आपको बता दिया गया है और ये इम्पोर्टेंट भी है। अब जो लास्ट में ध्वनि प्रदूषण से संबंधित नियंत्रण के जो उपाय हैं वो नियंत्रण के उपाय और समझ लीजिएगा। तो नियंत्रण के उपाय, नियंत्रण के उपाय, ये नियंत्रण के उपाय क्या हो सकते हैं वो आपको जानना है। तो नियंत्रण के उपाय में जो मोस्टली है एक ग्रीन मफलर, या तो कहिएगा औद्योगिक इकाइयों को बस्तियों से दूर ही लगाना चाहिए। औद्योगिक इकाइयाँ मतलब जैसे बॉयलर वगैरह जो होते हैं, या जहाँ पर जो कोई फैक्ट्री वगैरह होती है जहाँ पर ज़्यादा आवाज़ आती है, तो जो ऐसे औद्योगिक कारखाने हैं जिनसे ज़्यादा ध्वनि निकलती हो, ऐसे औद्योगिक कारखानों को जो बस्तियां हैं या सघन बस्तियां हैं उन बस्तियों से कहीं दूर जाकर के उनको स्थापित करना चाहिए। इसके अलावा ये तो है ही, इसके अलावा जो आम, इमली, नारियल, ताड़, नीम ये वृक्ष हैं। आम, इमली, नारियल, ताड़, आम, इमली, नारियल, ताड़, नीम, ये वृक्ष हैं। ये वृक्ष हैं, ये चूंकि ध्वनि को अवशोषित कर लेते हैं, वृक्ष हैं, ध्वनि का अवशोषण कर लेते हैं, तो ऐसे वृक्षों को हमें महत्व देना चाहिए। या तो रोड, रेलवे लाइन या जो हाईवेज हैं इनके किनारे किनारे इन वृक्षों का रोपण किया जाना चाहिए। ठीक है, तो ये अवशोषण के रूप में काम करते हैं। तो एक तरफ तो ध्वनि का अवशोषण भी करेंगे, साथ साथ में जो हरियाली है उसमें वृद्धि भी होगी, जैव विविधता भी बढ़ेगी। तो अब इसी से संबंधित है कि ग्रीन मफलर, बस यही पॉइंट इम्पोर्टेंट है। मफलर, ये जो ग्रीन मफलर शब्द आया है इसका जो संबंध है डार्क में लिख रहे हैं ताकि याद रहे। मफलर, ग्रीन मफलर, तो ग्रीन मफलर से कई बार क्वेश्चन पीसीएस में तो बना ही है और अन्य जो वनडे एग्जाम है इसमें भी क्वेश्चंस बने हुए हैं। तो ग्रीन मफलर का संबंध ध्वनि प्रदूषण से है, ध्वनि प्रदूषण से है। तो ये जो हो गए हैं वो नियंत्रण के उपाय हैं, और जहाँ जहाँ पर सोर्स उत्पन्न हो रहे थे वहाँ पर नियंत्रण के उपाय अपनाए जाने चाहिए। ठीक है, जैसे रात में 10 बजे के बाद चूँकि गवर्नमेंट के द्वारा डीजे पर प्रतिबंध कर ही दिया गया है तो ये भी सही है। तो एक प्रकार से एक रूल्स बनाए दिए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा। अब आते हैं जो मोस्टली है जो ध्वनि प्रदूषण से संबंधित जो इकाई है वो डेसिबल में चूँकि तीव्रता को मापा ही जाता है। अब किस क्षेत्र की या किस यंत्र की या किस वस्तु की
या किस मशीनरी की तीव्रता कितनी होती है, वो थोड़ा सा हम एक लिस्ट के रूप में आपको दे रहे हैं, या डेसिबल में हम दर्शा दे रहे हैं, उनके सामने लिखना आपको है। लिख आप लीजिएगा, डेसिबल में हम दर्शा दे रहे हैं। तीव्रता डेसिबल में एक लिस्ट बनाइएगा। तीव्रता आपको डेसिबल में दर्शानी है, ठीक है। तो ये तीव्रता हम यहाँ पर दर्शा रहे हैं। क्षेत्र आपको लिखना है। तो तीव्रता चूंकि 10 से शुरू करनी है, तो 10 से 110, 120, 130 तक तो क्रम से चलनी है। मतलब 10 क्षेत्र लिखना है, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, यहाँ आ जाइएगा आगे 130, 120 के बाद 130, अब 130 के बाद करिएगा सीधा 150, डेसिबल में ही है 150, और 150 के बाद 180 और 190, 180 और 190 डेसिबल में ही है, ठीक है। अब इनके आगे जो तीर के निशान लगे हैं, ये आप लिस्ट बना लीजिएगा, ठीक है। ये सब डेसिबल में ही है, ठीक है, डीबी में ही है। ये क्षेत्र आपको लिखना है यहाँ, और क्षेत्र लिखना है यहाँ। तो ऐसे करके आप एक लिस्ट बना लीजिएगा। 10 से शुरू करो, 10-10 का अंतर करके लिखिएगा, 130 तक लिखना है। 140 नहीं है, फिर 150, 180 और 190 तक आप ऐसे लिस्ट बना लीजिएगा। क्षेत्र आपको लिखना है। आइएगा तो लिस्ट बन गई होगी, लिखिएगा। 10 के सामने लिखिएगा पत्तियों, स्पीड से लिखिएगा, पत्तियों की आवाज, पत्तियों की आवाज 10 पर। 20 पर लिखो शांत स्थान, 30 फुसफुसाहट, फुसफुसाहट 30, 40 कमरे की ध्वनि या अस्पताल की ध्वनि, कमरे या अस्पताल की ध्वनि, 50 टाइपराइटर की ध्वनि, या टाइपराइटर सामने लिख लीजिएगा, ध्वनि की कोई आवश्यकता नहीं है। टाइपराइटर, टाइपराइटर 60 सामान्य बातचीत, सामान्य बातचीत, 70 टेलीविज़न, अब वॉल्यूम नहीं बढ़ाना है, एक सामान्य आवाज़ रहती है टेलीविज़न की, टेलीविज़न या टीवी। 80 ट्रक, हॉर्न नहीं करना है, आवाज़ करना है ट्रक की। 90 जोर से चिल्लाना, ठीक है, 90 हो गया जोर से। 100 वाहन, 110 फैक्ट्री के बॉयलर, फैक्ट्री के बॉयलर। नेक्स्ट 110 का हो गया। 120 जेट इंजन, वायुमंडल में चलते हैं जेट इंजन। 130 डीजे,
तो 130 जो डीजे का होता है और शोर शुरू हो जाता है, ध्वनि प्रदूषण हो जाता है, इसके ऊपर भी जा सकता है। 150 में लिखिएगा जो जेट प्लेन होते हैं, जेट प्लेन, जेट प्लेन। 180 में लिखिएगा रॉकेट इंजन, रॉकेट इंजन। और 190 में लिख लीजिएगा ज्वालामुखी विस्फोट। तो 190 में ज्वालामुखी विस्फोट, ज्वालामुखी विस्फोट हो जाएगा। ठीक है, तो चूंकि हमने आपको पहले ही बताया था कि 90 डेसिबल से ध्वनि की तीव्रता ज़्यादा हो जाए तो वो किस में आ जाता है, ध्वनि प्रदूषण के अंतर्गत आ जाता है। तो जो 90 डेसिबल तक चली है, 90 तक चली है, तो 90 तक जो आ रहा होगा उस लिस्ट में देखिएगा तो 90 जोर से चिल्लाना, ये 90 डेसिबल में आएगा, जोर से चिल्लाना। ठीक, अब जोर से चिल्लाने के ऊपर जो भी है वो ध्वनि प्रदूषण के अंतर्गत नहीं आता है। 90 डेसिबल के ऊपर यदि तीव्रता जाती है, अब यहाँ से लेकर के ज्वालामुखी विस्फोट तक जो भी आपको लिस्ट बनाई गई है, लिस्ट में जो भी डाटा दिए गए हैं वो ध्वनि प्रदूषण के अंतर्गत शामिल किए जाएंगे। और ये ध्वनि प्रदूषण के अंतर्गत जो भी शामिल होंगे, तो आज जो इसी क्रम में आगे भी आपको जैसे अभी एक विकिरण है, विकिरण प्रदूषण और आपको समझना है, तो इसी क्रम में विकिरण प्रदूषण। चलिए, इसी क्रम में जो ध्वनि प्रदूषण है, ध्वनि प्रदूषण के अलावा जो रेडियो या जो विकिरण प्रदूषण है, विकिरण प्रदूषण को और समझ लीजिएगा। विकिरण प्रदूषण, विकिरण प्रदूषण। विकिरण प्रदूषण, विकिरण प्रदूषण का मतलब हुआ कि जो सूर्य से जो प्रकाश आता है, सूर्य से जो प्रकाश आता है, ये ग्लोब है, ये पृथ्वी का वातावरण है, यानी कि वातावरण है, वायुमंडल है। अब जो सूर्य का प्रकाश आता है, ये सनरेज, सूर्य का प्रकाश आता है, अंतरिक्ष से होते हुए जो सूर्य का प्रकाश आता है वो शॉर्ट वेव के रूप में आता है, शॉर्ट वेव, शॉर्ट वेव के रूप में आता है। अंतरिक्ष से होते हुए, वातावरण से होते पृथ्वी की सतह से टकराता है। टकराने के बाद जो सूर्य के प्रकाश की किरण है उसका रेडिएशन हो जाता है, फट जाती है, और फटने के बाद पृथ्वी गर्म होती है, और गर्म होने के बाद पृथ्वी की सतह से तरंगें निकलने लगती हैं, और वो जो तरंगें निकलती हैं वो लॉन्ग वेव के रूप में निकलती हैं, लॉन्ग वेव के रूप में निकलती हैं। तो जो सूर्य का प्रकाश है, यदि सूर्य के प्रकाश में इन तरंगों को तोड़ा जाए तो इन तरंगों में, सूर्य के प्रकाश में इन तरंगों में एक स्पेक्ट्रम पाया जाता है, स्पेक्ट्रम। अभी हमने आपको एक डायग्राम दिया होगा स्पेक्ट्रम में, कि स्पेक्ट्रम में जो तरंगे हैं जैसे गामा, गामा रेस, एक्स रेस, अल्ट्रावायलेट रेस, इंफ्रारेड रेस, या जो रेडियो वेव हैं, ये स्पेक्ट्रम हैं, ये विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं। अब ये जो विद्युत चुंबकीय
तरंगें होती हैं, इन तरंगों का प्रभाव ये होता है कि ये मानव शरीर को चूंकि इस तरफ जाएंगे तो इनकी जो ये भेदन क्षमता में तो कमी आएगी, लेकिन जो ये जो किरणें होती हैं गामा और एक्सरे किरणें होती हैं, ये मानव शरीर को भेद सकती हैं या भेदन क्षमता ज़्यादा ही होती है, भेद सकती हैं। और जब ये भेद सकती हैं तो इसका कारण बन जाएगा, क्योंकि शरीर को आर पार कर जाएंगी, तो ये शरीर को आर पार कर जाएंगी, इसमें अल्ट्रावायलेट भी शामिल कर लीजिएगा, 3 को शामिल करना है। ये भेद सकती हैं और कारण बन सकता है किसका, कैंसर, और मोस्टली जो कैंसर होगा वो त्वचा कैंसर से संबंधित इसका प्रभाव होगा। अब यदि चूंकि स्रोत तो समझ में आ गया है कि स्रोत क्या है, सूर्य के प्रकाश से आ रही है, तो स्रोत तो जानना ही है, प्रभाव मोस्टली हमें इसका जानना है। अब जो मोस्टली प्रभाव है, ये प्रभाव हमें जानना है। अब जो रेडियो वेव हैं, ये इनका प्रभाव लंबे समय तक मानव पर रहा, किसका, रेडियो वेव तक, वेव का या रेडियो एक्टिव जो या जो रेडियो वेव हैं मानव शरीर पर लंबे समय तक प्रभाव, मानव शरीर पर लंबे समय तक प्रभाव, लंबे समय तक इनका प्रभाव रहेगा, लंबे समय तक प्रभाव रहेगा। अब चूंकि ये जो प्रभाव होगा वो मोस्टली, क्योंकि जो ये जो किरणें होती हैं वो प्रभाव डालेंगी, जो रेडियो वेव होती हैं वो मोस्टली जो प्रभाव डालेंगी, जो प्रभाव डालती है मोस्टली मानव के मस्तिष्क यानी ब्रेन पर प्रभाव डालेंगी, ये मस्तिष्क पर प्रभाव डालेंगी, ठीक है। और उसके अलावा जो होता है आँख, आई, और आँख की जो कॉर्निया होती है उस कॉर्निया पर ये प्रभाव डालती हैं। तो मस्तिष्क और आँख की जो कॉर्निया होती है, इस कॉर्निया पर जो विकिरण, जो प्रदूषण है, गामा किरणें, एक्सरे किरणें और परावैंगनी किरणों के अलावा जो रेडियो तरंगें होती हैं, ये प्रभाव मानव शरीर पर, मोस्टली मानव शरीर पर इनका प्रभाव अधिक होता है। तो जो विकिरण प्रदूषण है, इस विकिरण प्रदूषण के साथ साथ में आगे जो प्रदूषण से संबंधित एक टॉपिक और आपका शेष है, यानी कि मिट्टी का प्रदूषण, सॉइल पॉल्यूशन। ये टॉपिक इम्पोर्टेंट भी है, जल प्रदूषण से भी इसका संबंध है। तो जल प्रदूषण और मिट्टी का प्रदूषण का संबंध ही है। तो जल प्रदूषण तो हम आपको पढ़ा चुके हैं, लेकिन जो सॉइल का प्रदूषण या मृदा का प्रदूषण है, वो जो प्रदूषण है, तो नेक्स्ट टर्न पर जो आपको नेक्स्ट जो ऑनलाइन क्लास या लेक्चर दिया जाएगा उसमें उसको शामिल कर लिया जाएगा। और मिट्टी प्रदूषण के साथ साथ में अवशिष्ट प्रबंधन की जो विधियां हैं, अंतरिक्ष कचरा है, या जो और जो प्रदूषण से संबंधित टॉपिक्स होंगे वो नेक्स्ट वीडियो में आपको दिया जाएगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद और जय हिंद।